Hello, welcome, namaste, sat sri akal, Manish Tiwari ji. Thank you very much for joining us on Public Munch. And there is an audience almost that belongs to your profession, which is the Kala coats are here. And today I see you in a totally political avatar. Lawyer, politician, Anandpur Sahib, Ludhiana to Chandigarh. How's been the journey so far, Manish Tiwari ji? पहले तो नविका जी आपका हमारे शहर में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जानकर खुशी हुई कि आपका शहर भी रहा है। 4 वर्ष आपने यहाँ पे पत्रकारिता की है और वो मुश्किल समय था पंजाब के लिए जब आप यहाँ थी, 92 से लेके 95 तक। और जिंदगी का जो राजनीतिक सफर है वो 43 वर्ष पहले मैंने इसी शहर में शुरू किया था, जब मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के एनएसयूआई का अध्यक्ष बना था। और वो सफर और अग्रसर हो गया जब 3 अप्रैल 1984 को इसी शहर में, यहाँ से कुछ दूर पे हमारा घर हुआ करता था 24 सेक्टर में 84 नंबर, जहाँ पे आतंकवादियों ने गोलियां मार के मेरे पिताजी को शहीद किया था, क्योंकि वो देश की एकता अखंडता के लिए पूरी सुदृढ़ तरीके से खड़े थे। नामजद सदस्य थे राज्यसभा के, पंजाबी के प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। और इस शहर की मिट्टी में हमारे परिवार का खून मिला हुआ है और इसलिए मैं कभी कभी अपने आप से हंसता हूं कि अपनी जन्मभूमि की सेवा करने के लिए कई कर्म भूमियों पे काम करना पड़ता है। It took you 43 years. अपनी जन्मभूमि में आने के लिए आपको आपकी पार्टी में ही लगभग 40 साल लग गए। मनीष तिवारी जी, फिर भी कहेंगे न्याय वाली पार्टी है? देखिए, मेरे साथ तो पार्टी ने बहुत न्याय किया है। कम ही ऐसे लोग हैं जिनको इतना अवसर पार्टी ने दिया हो। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल, अंतर्राष्ट्रीय छात्र संगठन का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 20 साल से ज्यादा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता, 3 जगह से पार्टी ने लड़ने का मौका दिया और जब भी उन्होंने मौका दिया लोगों ने समर्थन किया, आशीर्वाद दिया। और इसलिए मुझे ये लगता है कि शायद जितना कांग्रेस पार्टी ने मेरे लिए किया है, कम ही लोग हैं इस देश में जिनको इतनी ज्यादा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लैटिट्यूड दिया होगा। हाँ, इतना कुछ दिया पार्टी ने, फिर भी आप G23 में चले गए थे और G23 में आपने आवाज उठाई थी, यानी कि कहीं ना कहीं अन्याय तो था ना पार्टी में? देखिए, ये अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया। G23 ने कोई श्री नरेंद्र मोदी को खत नहीं लिखा था। G23 ने, या जिसको आप G23 कहते हैं, उन्होंने खत कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को लिखा था और इसका एक परिप्रेक्ष्य था। वो कोविड के दिन थे, कोविड का कहर बिल्कुल चरम सीमा पे था, मिलना संभव नहीं था और इसलिए हमारे कुछ चिंताएं थी और उस चिंताओं को एक खत के माध्यम से हमने उनके समक्ष रखा। पर कुछ लोग उस G23 में शामिल होने के बाद आज शायद इतिहास का हिस्सा ही बन चुके हैं, कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं। आप अब भी हैं, चंडीगढ़ में आप प्रत्याशी हैं। 2009 से
और ये सार्वजनिक है, इट्स पब्लिक दैट यू वांटेड टू फाइट फ्रॉम चंडीगढ़ from 2009, but finally in 2024 you got the ticket. Manish Tiwari, how does this battle look to you? मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दूं, 2009 नहीं है, 1991 है। तो जहां तक आपने सवाल पूछा कि कुछ लोग चले गए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हम में से बहुत लोग पार्टी आज भी चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सब सदस्य हैं। तो इसलिए जो हम लोगों ने अपनी चिंताएं जाहिर की थी, वो कभी पार्टी को कमजोर करने के लिए नहीं थी, ना ही वो नेतृत्व के खिलाफ थी। और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि हम में से बहुत सारे साथी या तो राज्यसभा के सदस्य हैं या लोकसभा के सदस्य थे, और आज भी उनमें से बहुत लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, चंडीगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा लोकतंत्र का कत्ल है। मेयर के चुनाव में जिस तरह से धांधली की गई कि दिन दिहाड़े सारे कैमरास के सामने वोट को कैंसिल किया गया, एक नहीं 8 वोट्स को कैंसिल किया गया, और उच्चतम न्यायालय को अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए उसमें दखलंदाजी करनी पड़ी। एक वकील होने के नाते मुझे नहीं याद कि कभी उच्चतम न्यायालय में वोट गिनी हो। मैं जितना अब 40 साल से ज्यादा मुझको भी प्रैक्टिस करते हो गए, मुझे नहीं याद कि किसी भी चुनाव में उच्चतम न्यायालय के प्रांगण में चीफ जस्टिस के आदेश के ऊपर वोटों की गिनती हुई हो। और इसलिए चंडीगढ़ के लोगों को यह मालूम है कि भाजपा के प्रत्याशी संजय टंडन को वोट देने का मतलब उस व्यक्ति को वोट देना है, अनिल मसीह को, जिसने यहां लोकतंत्र की हत्या की थी। अ वोट फॉर संजय टंडन इज अ वोट फॉर अनिल मसीह, द मैन हु स्लॉटर्ड डेमोक्रेसी इन चंडीगढ़। Nobody can deny that was a shameful chapter, and the manner in which it was done on cameras, clearly something that nobody would want. But मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने तो इस मिट्टी में अपने परिवार का खून कहा यहां मिला हुआ है। यू हैव लॉस्ट योर फादर टू अ टेरर अटैक। आज जो पंजाब में हो रहा है और जो आम आदमी पार्टी द्वारा फंडिंग की एक बात निकली है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड सब जगह से पैसे आ रहे हैं एफसीआरए के वायलेशन में, आप मानते हैं? क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा गया है कि कहीं ना कहीं फंडिंग में आम आदमी पार्टी के रिश्ते किनके साथ हैं? नमिका जी, मैं पहले आपके पिछले सवाल का जवाब देते हुए इस सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, चंडीगढ़ में सिर्फ मेयर के चुनाव में ही लोकतंत्र की हत्या नहीं की गई। उससे पहले जब पंजाब विश्वविद्यालय के सेनेट का चुनाव हुआ, और पंजाब विश्वविद्यालय शायद एक इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका बहुत ही सुदृढ़ लोकतांत्रिक ढांचा है, उस सेनेट के चुनाव को, क्योंकि वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वाइस चांसलर थे, उसको नोटिफाई भी नहीं किया गया, उसकी पुष्टि भी नहीं की गई। और इसलिए इस शहर को और खासकर पंजाब विश्वविद्यालय को एक लेबोरेटरी बना लिया गया है कि जो अलोकतांत्रिक काम भाजपा को पूरे देश में करने हैं, पहले उसका तजुर्बा यहां किया जाता है। अब मैं नहीं, उससे पहले कि आप बाकी सवालों पे जाएं, तो आपने क्या इस तरह का एक लेबोरेटरी जेएनयू में बना रखा? क्योंकि कन्हैया कुमार आज कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं दिल्ली में, और
किस तरह के वहां जेएनयू में नारे उठे थे, मुझे शायद आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपकी लैब वहां चलती है, उनकी लैब यहां चलती है, आपकी लैब उनकी लैब से बेहतर कि उनकी लैब। क्या पॉलिटिक्स यहां तक आकर सीमित हो जाती है? देखिए नविका जी, हमने कभी इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी। और चंडीगढ़ में मैंने आपको 2 प्रमाणित उदाहरण दिए हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यहां पे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। 1975 क्या था? इमरजेंसी क्या थी? अब आप अपने पहले सवाल से हटकर अब आप आपने इस कहा बहस में कि कांग्रेस आप- पार्टी ने कभी लोकतंत्र की तो हत्या मैं- नहीं की। तो मैं याद दिला रही हूं। तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। जो 1975 से लेकर 1977 का समय था, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। और उस फैसले के लिए खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने, मेरे ख्याल 1978 में उन्होंने महाराष्ट्र में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए, और मैंने आपके पुराने अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा था, जहां पे मैंने उस भाषण की कुछ पंक्तियों को कोट किया था। और उन्होंने खुद ही कहा था कि वो फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था, और दैट चैप्टर एंडेड। बट उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश की। और मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि पिछले 10 वर्ष जो एनडीए भाजपा के कार्यकाल के निकले हैं, इस देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, जो 2024 के बाद एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी में तब्दील करने का इनका षड्यंत्र है। ये आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास क्या तथ्य हैं कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो जाएगी 2024 के चुनावी नतीजों के बाद? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जी वापस आ रहे हैं? मैं इसीलिए पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। जो 5 चरण के मतदान हुए हैं, उस 5 चरण के मतदान ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ है, और उत्तर भारत में हाफ है। तो जो 400 की बात करते थे, आज वो 150 सीट पाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और उसका कारण ये है, जो मैंने पहले आपको बात कही थी, कि इस देश में आज 3 बुनियादी चिंताएं हैं। पहली चिंता कि 2024 इस मुल्क का आखिरी चुनाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चिंता कि भारत का संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनके साथियों ने संविधान सभा में बनाया था, उसको खारिज नहीं होने देना चाहिए। और तीसरी चिंता कि जिस ख्याल पे ये मुल्क आधारित है, जिसको अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उस ख्याल को और सुदृढ़ करके, जो जात धर्म मजहब से ऊपर उठ के सब लोगों को एक बराबरी का दर्जा दिया गया है, वो दर्जा बरकरार रहे। तो मनीष तिवारी जी, चलिए इसी से निकलते मेरे 3 सवाल हैं। मेरा सवाल सबसे पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा बदलाव किसने किया? 80 अमेंडमेंट्स 80 ओकेजन्स पर कांग्रेस ने बदला कॉन्स्टिट्यूशन को। 42nd अमेंडमेंट कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। जो आत्मा थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, B.R. अंबेडकर जी ने जिसको आत्मा कहा था, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सेक्युलर सोशलिस्ट घुसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और कहते हैं आप कि डरना चाहिए बीजेपी से। हिपोक्रिटिकल। संविधान को संशोधित करना और संविधान को खारिज करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के तरफ से, नविका जी, सार्वजनिक तौर पर यह बयान आया है कि हम भारत के संविधान को खारिज करना चाहते हैं। अनंत हेगड़े, जिनको टिकट नहीं मिली, तो टिकट नहीं दी, इसका यह मतलब तो नहीं है कि जो आनंद हेगड़े क्या नरेंद्र मोदी से बड़े हैं? क्योंकि ये सवाल उनसे इंटरव्यू में मैंने पूछा है, और उन्होंने कहा, दैट इज हिज वर्ड, जस्ट लाइक
कांग्रेस पार्टी पहले अपना आश्वासन दे चुकी है कि अब वो आगे नहीं करेगी जो 1975 में किया। उनका वर्ड है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा है। उनका वर्ड ना माना जाए, आपका क्यों माना जाए? बिल्कुल इसलिए क्योंकि जो उनकी मंशा है, एक उनका नेता नहीं अनेक नेता उनके इस बात को कह चुके हैं, और उसके बाद जब इस देश में बैकलैश हुआ तो प्रधानमंत्री को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि मैं संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, पर इनकी नीति और नियत में बहुत फर्क रहता है। जब भी इनको लगता है कि इनके पास समय है, तो जो इनकी नीतियां हैं उसको ये क्रियान्वित करने में फिर देर नहीं लगाते। और मैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको देता हूं। आपने संविधान सभा की बहस को पढ़ा होगा। संविधान सभा की बहस में कई जगह पर यह रिकॉर्डेड है, जो उस सभा के प्रेसिडेंट थे, दैट अटेम्प्ट्स विल बी मेड बाय द आरएसएस एंड द अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस की टू डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनफैक्ट अब अगर आप डिबेट्स को पढ़ो ध्यान से, कई जगह पर इस चीज का वर्णन आएगा कि इससे एक चीज साफ तौर पे निकलती है कि जब इस संविधान की संरचना हो रही थी, उस समय भी इनकी आस्था उस संविधान में नहीं थी। और आप जब प्रधानमंत्री की बात 10 सालों में क्या बदला? आर्टिकल 370 के अलावा क्या बदल गया संविधान में जो आप बताना चाह रहे हैं देश को उससे डरना चाहिए? सबसे पहले जिन संस्थाओं के सहारे भारत का लोकतंत्र खड़ा है, उन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है। पूरी कोशिश की गई कि उन सारी संस्थाओं को कमजोर किया जाए। और ये एक बार ही नहीं, पिछले 10 वर्ष में अनेकों बारी अनेकों जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस बात की चिंता जताई। मैं जो लेटेस्ट इसकी आइटरेशन है, मैं उस पे आ जाता हूं। उच्चतम न्यायालय का फैसला था कि एक न्यायमूर्ति या न्यायाधीश को चुनाव आयोग की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होना चाहिए था। बहुत सारे भारत में इस तरह के आयोग हैं या इन तरह की संस्थाएं हैं जिनकी सिलेक्शन कमेटी में जजेस हैं। लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में जजेस हैं। इनफैक्ट प्रसार भारती की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे और संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग के जो सदस्य सिलेक्ट होंगे, उस समिति से उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद आपने जुडिशरी को क्यों बाहर रखा? उसका क्या कारण है? क्या यह संस्थाओं को कमजोर करना नहीं है? तो इसलिए I believe your point, I take your point, but let me ask you, इलेक्शन कमिश्नर्स क्या कांग्रेस के जमाने में फेयर थे, न्यूट्रल थे? क्या एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे नहीं थे जो अपने एमपी लैड फंड्स अपनी एनजीओ के लिए इस्तेमाल करते थे? वो सारे कांग्रेस पार्टी के एमपी से लेते थे और उन्हीं पर जजमेंट्स देते थे या क्वासाई जजमेंट्स देते थे जब इलेक्शन कमीशन पे बैठे थे। उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। क्या ये कांग्रेस के वक्त नहीं हुआ? कांग्रेस के वक्त क्या जुडिशरी में हस्तक्षेप नहीं हुआ? इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट नहीं किया गया? ये जिसके हाथ में पावर आता है वो करता है। मैं नहीं कह रही कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन पहले भी हुआ है। हाउ आर यू डिफरेंट? मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं वो पार्शल हैं। ये तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच गए, पता नहीं कहां से। मैं तो ये कह रहा था कि एक उच्चतम न्यायालय का फैसला था, उस फैसले में यह कहा गया था कि जब आप इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, उस सिलेक्शन कमिटी में आपके जुडिशरी की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आपने पार्लियामेंट में कानून लाके उनको बाहर रखा और आज उसी उच्चतम न्यायालय को उस इलेक्शन कमीशन से निरंतर और लगातार ये पूछना पड़ता है
कि जो ये 3-4% जंप है बिटवीन द फाइनल रिकॉर्डेड फिगर और जो इंटरिम इलेक्टोरल काउंट है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? आप जस्टिफिकेशन हमारे सामने रखो। अगर मेरी जानकारी सही है, क्योंकि मैं अपने चुनाव में फंसा हुआ हूं, शायद 24 तारीख को उसकी तारीख लगी है, तो अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्षता से काम कर रहा है, तो मुझे तो नहीं याद कि पिछले इतने वर्ष में, और आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को तलब करके ये पूछा हो कि आपके इंटरिम काउंट और आपके फाइनल काउंट में जो फर्क है उसको सार्वजनिक करिए और उसका हल्फनामा हमारे सामने दायर करिए। तो कहीं ना कहीं तो एक बहुत सीरियस क्राइसिस इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का पिछले 10 वर्ष में पैदा हुआ है। और लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि 150 पे रुक जाएगी बीजेपी। और दूसरा, तो ईवीएम में आपका फेथ है कि नहीं? दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पहले ये होता रहा है, देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई एबेरेशन की है, 2 wrongs डोंट मेक अ राइट, पर जब आप चुनाव आयोग की बात करें तो 1952 से लेकर 2014 तक आपको चीजों को परिप्रेक्ष्य में लेना पड़ेगा। और उस दौरान भाजपा, एनडीए भाजपा की भी सरकार रही है, जनता पार्टी की भी सरकार रही है, जनता दल की भी सरकार रही है, जिसको वामपंथ और भाजपा दोनों समर्थन करते थे। तो ये सवाल पिछले 10 वर्ष में क्यों उठने शुरू हुए हैं? अब मैं आपके ईवीएम के सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए, एक लोकतंत्र एक भरोसे की आधार पर खड़ा है। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर ईवीएम्स आर रिग्ड, द क्वेश्चन इज अ परसेप्शन दैट ईवीएम्स कैन बी रिग्ड। और इसीलिए मैं लगातार और निरंतर इस बात को कहता आया हूं दैट डेमोक्रेसी इज टू प्रेशियस टू बी लेफ्ट टू टेक्नोलॉजी अलोन। बहुत सारे देशों में जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अपनाया गया, वो वापस पोस्टल पेपर बैलेट्स पे क्यों चले गए? कहीं ना कहीं तो कोई विरोधाभास रहा होगा, कहीं ना कहीं तो कोई आशंका रही होगी कि वो दोबारा से वो सारे देश पोस्टल बैलेट्स पे चले गए। तो जब ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, सवाल ये नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मेरी परसेप्शन है, इसीलिए बदल डालो। इस देश में वाइड स्प्रेड परसेप्शन बाकी सब चीजों पे हम सुप्रीम कोर्ट का झंडा उठाएंगे, पर इस बात पे सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 10 बार कह चुका है कि ईवीएम आर बियॉन्ड एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट, इंक्लूडिंग रिसेंटली। फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं मानेंगे क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? कोई नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और या उच्चतम न्यायालय का फैसला इस देश में सर्वमान्य है, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। पर जो एक परसेप्शन है, जो एक धारणा है, उससे हम अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? और आज भी जब मैं प्रचार करने जाता हूं, और पिछले 35 दिन से प्रचार कर रहा हूं, और क्योंकि ये एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे प्रचार करने का जो तरीका सलीका है वो बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे बहुत अलग है। तो जब ज्यादा पर्सनल कांटेक्ट लोगों से होता है, बहुत लोग मेरे को आके कहते हैं कि साहब ईवीएम का ध्यान रखिएगा, साहब ईवीएम का ध्यान रखिएगा। तो जब लोग आके आपको ये बात कहें तो इसका मतलब उनके मन में आशंका है। ये नहीं कि वो उच्चतम न्यायालय के फैसले को नहीं मानेंगे या ये चुनाव ईवीएम पे नहीं होगा, लेकिन जो धारणा है, जो परसेप्शन है, वो किन कारणों से बनी और क्यों अभी भी लोगों के मन में है, तो चुनाव आयोग को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन तेलंगाना में हम जीतेंगे, ईवीएम ठीक है। कर्नाटका में हम जीतेंगे, ईवीएम ठीक है। हिमाचल में हमारी सरकार आएगी, हम बिल्कुल शपथ ले लेंगे, ईवीएम ठीक है। लेकिन मोदी जीतेगा तो हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। नविका जी, हर चीज एक बाइनरी नहीं होती, राइट? दैट आप जीतेंगे तो आप कहते हैं ईवीएम ठीक है, आप हारेंगे तो आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है।
मैं आपसे जो बात कर रहा था वो बड़ी संजीदा और बहुत गंभीर बात कर रहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास की बुनियाद पे खड़ा है। डेमोक्रेसी इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, और इसलिए जब उस भरोसे को सेंध लगती है तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, शायद आपके शो पे भी कही होगी, कि मेरा ये मानना है दैट डेमोक्रेसी इज टू प्रेशियस टू बी लेफ्ट टू टेक्नोलॉजी अलोन। All right. So let me ask you. Number one, I'm grateful to you that you are upholding democracy because आपकी पार्टी ने मुझे बॉयकॉट किया हुआ है, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, और डेमोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। आई थिंक दिस डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अपलॉज बिकॉज आपकी पार्टी शायद समझती है कि डेमोक्रेसी कुछ जर्नलिस्ट को बैन करके आगे बढ़ेगी। हैविंग सेड दैट, नहीं, एक मिनट, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, 2014 से पहले आप गोदी मीडिया की संज्ञा इस देश में क्यों नहीं सुनते थे, और 2014 के बाद गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। मैं सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूं इस देश का, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर थोड़ा आत्मचिंतन करिए कि सवाल बाइकॉट और बैन का नहीं है। जो गंभीर और बुनियादी सवाल ये है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं, जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स, तो आप देखते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। जो गोदी मीडिया नहीं है, माफ कीजिएगा, जो गोदी मीडिया नहीं है वो कई बार सवाल आपके नेताओं से ये भी पूछते हैं कि आप स्पेगेटी कैसे बनाते हैं। आपको शायद उस तरह का मीडिया पसंद हो, शायद आपकी अपेक्षा सबसे वो हो गोदी मीडिया बुलाइए, जो मर्जी बुलाइए, हमें किसी मैं आपको किताब कुछ से नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं तो एक जो बहुत गंभीर प्रश्न है इस देश की मीडिया के सामने कि भाई गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों इतनी लोगों में प्रचलित है, मैं तो उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षण करना था। आप इसको पर्सनल ले गई। So let me ask you, पर्सनल नहीं ले रही हूं मैं, एटीट्यूड देख रही हूं, और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। परसों एक स्टोरी की और मेरी चैनल की रिपोर्टर बाहर खड़ी है आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे और सवाल पूछ रही है, और उसके हाथ में माइक है, उसके साथ एक कैमरा पर्सन है। लाइव ऑन कैमरा उसको धक्का दिया गया, कैमरामैन को थप्पड़ लगाया गया और कैमरा को तोड़ा गया, डैमेज किया गया। आपके हिसाब से ये डेमोक्रेसी है? और आपने आम आदमी पार्टी का पहना हुआ है पट्टा, इसीलिए पूछ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र है कि टोटली वन साइडेड, बायस्ड, स्लांटेड खबरें 24 घंटे आप लोग दिखाते रहे? क्या ये भी लोकतंत्र है? क्या नहीं, तो ये लोकतंत्र है कि भावना किशोर अगर शीश महल में, मुझे बताइए वन साइडेड क्या है? 45 करोड़ का अगर मुख्यमंत्री का घर बना है, जो कहते हैं मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी आम आदमी हूं, मुझे घर वर नहीं चाहिए, और उसको पेश किया जाता है जनता के सामने, तो उस लड़की को जो यहां लुधियाना में खड़े होकर बाइट लेने के लिए आई है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ये वाकया, और उसके साथ जेल में जो घटी, क्योंकि पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर है, आपने देखा होगा। क्या ये लोकतंत्र है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सवाल पूछने का काम पत्रकारों का है। ऐसा नहीं है, आजकल सवाल पूछने का काम नेताओं का भी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बड़े साल मुझे याद है कि उस समय मैं भी 10-10 घंटे टेलीविजन किया करता था। आप लोग स्टोरी चलाया करते थे, 1,76,000 करोड़, इतने जीरो हैं गिने भी नहीं जा सकते। 2 साल, 3 साल, 4 साल आप वो चलाते रहे।
जब वो मामला अदालत में गया, सभी लोग बरी हो गए। आपने एक बार माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर, जिन लोगों की रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी थी? मनीष तिवारी आपने जी, उस माफी दौर मांगी? में अगर आप कह रहे हैं कि मुझे और वो माफी डेमोक्रेसी नहीं थी? माफ कीजिएगा, मुझे सवाल उठाने दीजिए। उस दौर में अगर हमने वो उजागर किया था, सीएजी की रिपोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस कैंसिल किए थे, और वो लाइसेंसेस कैंसिल हुए तो वो रिपोर्टाज की वजह से। कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को माफी मांगनी चाहिए, जो आप हमसे कह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, पहले कहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी माफी मांगनी चाहिए आपसे? आप इतनी उत्तेजित मत होइए। आप मैं- मुझसे कह आप रहे हैं- इतनी उत्तेजित मत आप होइए। 40 साल के पॉलिटिशियन हैं, तो मैं भी 35 साल की जर्नलिस्ट हूं, सर। मैं आपसे साफ तौर पे ये पूछना चाहता हूं। आपने 2G के मामले को लेकर आपने और बाकी जो आपके चलचित्र में के कॉलीग्स हैं, उन्होंने 3-3, 4-4 साल उस चीज को चलाया। उसके बाद जब वो मामला ट्रायल पे गया, चार्जशीट फाइल हुई, सीबीआई और ईडी की चार्जशीट फाइल हुई, जब उन सभी लोगों का एक्विटल हो गया, एक आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ, क्या आपकी नैतिकता नहीं बनती थी कि उन लोगों से माफी मांगते जिन लोगों को आपने सर्कल कर करके उनकी रेपुटेशन झूमिल कर दी? See this trial by the media. आपकी This trial नैतिकता by पर the मैं ये media is सवाल most छोड़ती हूँ, unfortunate. आपकी नैतिकता पर मैं ये सवाल छोड़ती हूँ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सही था, नहीं था? तब मनमोहन सिंह ने मना क्यों किया था? उसके बाद किस तरह के एविडेंसेस आपके समय में कोर्ट्स में पहुंचाए गए, क्योंकि एजेंसीज आपके अंडर थी? ये मैं आपकी कॉन्शियंस और आपकी नैतिकता पर छोड़ती हूं। तो लेकिन ये मेरा केस नहीं है। टू प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट माई केस। My case as a journalist is to show that there was a scam that happened, that was put forth in the CAG, that went to the Supreme Court, and the Supreme Court cancelled 122 licenses. I do not head an investigation agency. I do not head the courts of this country. I can only put the facts as up to the point where a journalist can go. And finally, when it went before a court of law for a criminal trial, because the entire thing was based on foundations of sand, the entire campaign of innuendo and calumny collapsed like a pack of cards. So But you be it. people, no, not so be it. So But you- be it. But The you, case but, is going. The but you case people has got another clearance but- for being tried again. That's a different we'll have matter. to wait and but, watch. No, but that's a different matter. When there was a clean acquittal, the least you could have done is apologize to those people whose reputations you trifled with in the name of a media trial. Yes, we can go on. It is a topic, but for you to put it all on the media, I think is completely unjust. But let me ask you. Acquittal हुआ कि नहीं? Acquittal हुआ कि Of नहीं? course हुआ. फिर पूरे आपको देश माफी ने मांगनी देखा. चाहिए थी. लेकिन 122 लाइसेंसेस कैंसिल हुए कि नहीं? हुए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा? ये भी आप बताइए ना. अच्छा, मुझे एक बात नहीं, बताइए. आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, आप दूसरा सवाल करते हैं. You are trying to become the journalist and you are making me the neta. I am not contesting elections, sir. तो आजकल अगर पत्रकारिता इस देश में इम्पार्शल होती तो ये रोल रिवर्सल ना होता कि जो पत्रकार हैं उनको नेता बनना पड़ता और जो नेता है उनको पत्रकार बनना अच्छा, पड़ता. चलिए तो मैं आपसे सवाल पूछती मैं आपसे एक बात पूछता हूं. मैंने आपसे पूछना है कि आपने आम आदमी पार्टी का ये पहना हुआ है. मुझे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी है तो यहां से 20 किलोमीटर दूर कांग्रेस पार्टी उनका साथ क्यों नहीं दे रही? मैं आपके एक दूसरे को चोर सरकार बुला रहे हैं. मैं सीधा सीधा इसका जवाब दे देता हूं. हमारी लड़ाई इस देश में लोकतंत्र को बचाने की है, भारत के संविधान को बचाने की है. ना, एक मिनट, आप सुन लीजिए. आप चोर कहते हैं, उनके साथ मिलके आप देश का संविधान बचाएंगे. आई एम सो इम्प्रेस्ड. आप तो बिल्कुल क्या कहते हैं, अपने कई गेस्टों की तरह हो रही हैं जो बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं. मैं कहा एंकर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए. तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी बुनियादी लड़ाई 3 चीजों पर आधारित है. सबसे पहले इस लोकराज की रक्षा करना, दूसरा भारत के संविधान की रक्षा करना, और तीसरा जिस ख्याल पे ये मुल्क आधारित है उसको सुदृढ़ करना.
इन तीनों चीजों को कमजोर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी नाम का पंच ही नहीं है। तो इसलिए आपस में उनको गांव में नहीं तो घुसने दिया आपस जाता। में आप एक दूसरे को चोर कह रहे हैं और बुला रहे हैं 20 किलोमीटर की। देखिए, इट्स अ नॉर्मल डेमोक्रेसी। दैट इज सारे राजनीतिक दल वहां पे लड़ रहे हैं क्योंकि एक सामान्य लोकतंत्र है। जहां जो दल लोकतंत्र के लिए खतरा है उसके खिलाफ हम लामबंद होकर लड़ रहे हैं। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आपने देखा है पिछले 40 साल से केरल में हम वामपंथ के खिलाफ लड़ते रहे हैं, पर वामपंथ के साथ जो बड़े राष्ट्रीय मसले हैं उसके ऊपर समन्वय बना के चलते रहे हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बिल्कुल कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कन्वीनियंट पॉलिटिक्स अब इस देश में नेचुरल एंड एक्सेप्टेबल हो गई है। लेकिन मैं आपने कन्वीनियंट पॉलिटिक्स इज बेटर देन कन्वीनियंट जर्नलिज्म। Sometimes I wonder, are you contesting against a journalist or a politician? मुझे कई बार लगता है कि विपक्ष जो है वो जर्नलिस्ट के साथ चुनाव में है। नेताओं बीजेपी को तो उन्होंने खुली छूट दी है कि आप जीतिए इलेक्शन। ऐसा है कि मैं तो सिर्फ क्या कहते हैं आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। चुनाव तो जिसके खिलाफ लड़ रहा हूँ वो तो लड़ ही रहा हूँ। पर आप बहुत दिन आईना खुद भी देख लीजिए मनीष तिवारी जी। आप बहुत दिन के बाद मिली हैं। आप आईना साफ करते रह गए। आप बहुत दिन के बाद मिली हैं, तो मैंने सोचा कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। चलिए, हम एक दूसरे को एक एक आईना गिफ्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको आप ही का एक वाक्य सुनाना चाहती हूँ। कांग्रेस का पूरा कैंपेन संविधान बचाओ की थीम पर है और आपका एक बयान 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हो रही चर्चा में आपने लोकसभा में कहा। पहले सुनते हैं मनीष तिवारी जी का ये बयान। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अब आपने प्रदेश तो 2 हिस्सों में बांट दिया, उस संविधान का क्या होगा? क्या सरकार यहां पे फिर उस संविधान को खारिज करने के लिए भी विधेयक लेके आएगी? मैं पूछना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग संविधान होने चाहिए थे या पैरेलल होने चाहिए, या देश के साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सोचा था कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, ये इतनी देर टेम्पररी क्यों रहा? देखिए, जिस बहस की आपने क्लिप दिखाया है, मैंने विपक्ष की तरफ से वो बहस शुरू की थी, वो चर्चा शुरू की थी जब श्री अमित शाह उस विधेयक को लोकसभा के समक्ष लेके आए थे। और जो मैंने कहा तो वास्तविकता थी। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था और जब उच्चतम न्यायालय में इस मामले को लेकर बहस हुई और जिस बहस में मैं भी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये सवाल उच्चतम न्यायालय में भी उठा था। पर जब एक बार ही उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया तो वो बात क्या कहते हैं खत्म हो गई। पर खत्म हो गई। पी चिदम्बरम के साथ आपका क्या मत है, जो कहते हैं कि अगर हम वापस आएंगे तो आर्टिकल 370 का डिसीजन रिवर्स कर देंगे? मैंने चिदम्बरम साहब का यह बयान नहीं सुना है और जहां तक मेरी जानकारी है, और आप चिदम्बरम साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चिदम्बरम साहब ने ऐसा कोई बयान और नहीं दिया होगा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी का जो मत है वो उनके न्याय पत्र में दर्ज है और उस न्याय पत्र को ड्राफ्ट करने की जो समिति थी उसकी अध्यक्षता श्री पी चिदम्बरम कर रहे थे। अगर जो आप कह रही हैं उस न्याय पत्र में कहीं पे दर्ज है तो मुझे बता दीजिए। हमारे ना न्याय पत्र में है ना चुनाव घोषणा पत्र में है। तो पी चिदम्बरम जी जो कह रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक पार्टी का जो अधिकृत स्टैंड है किसी भी इशू के ऊपर, ये और जब आप चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव में जाते हैं तो आपका चुनाव घोषणा पत्र है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में जो बात आप कह रही हैं इसका जिक्र कहां पे है? मुझे वो पन्ना और वो प्रति दिखा दीजिए, फिर ये बहस आगे ले लेंगे। चलिए, मैं आपसे सवाल एक और पूछती हूं। आपने कहा आइडिया ऑफ इंडिया। आप ही की पार्टी के इंटरनेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जो अब नहीं हैं क्योंकि एक बैकलैश हुआ, उनका कहना था कि वेस्ट में
लोग दिखते हैं चीनियों की तरह भारतीय। नॉर्थ में जहां आप हैं हम शायद गोरे हैं, जबकि इतने गोरे भी नहीं हैं। लेकिन वेस्ट में अरबी, ईस्ट में चीनी, नॉर्थ में गोरे और साउथ में अफ्रीकन्स। क्या ये आइडिया ऑफ इंडिया है जो कांग्रेस पार्टी मानती है? देखिए, ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण था, निंदनीय था, और इसीलिए श्री सैम पेट्रोडा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अब अध्यक्ष नहीं है। लेकिन ये वही इंसान है जिन्होंने 1984 सिख राइट्स के बारे में कहा था, जो हुआ सो हुआ। देखिए, जहां तक श्री सैम पेट्रोडा का सवाल है, उनको अपने पद से हटा दिया गया है। तब नहीं हटाया था, अब वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। और जहां पर राहुल गांधी के मेंटोर तो हैं। राहुल गांधी जी के अगर वो मेंटोर हैं तो फिर उनको अध्यक्षता से नहीं हटाया जाता। उनको, अगर उन्होंने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और ये बयान पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। मणिशंकर अय्यर को भी हटाया था गुजरात चुनाव में, वापस आ जाते हैं। जहां तक 1984 का सवाल है, मैंने कई बार हर सार्वजनिक मंच से ये कहा है कि जो 1984 में हुआ वो पूरी तरह से दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था, अनफॉर्चुनेट था, और वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। एंड प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है दैट इट मेड आवर हेड हैंग इन शेम। सो इसलिए जहां तक हमारा सवाल है, हम ये मानते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी हुई जो पूरी तरह से गलत है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सार्वजनिक तौर के ऊपर उसके ऊपर खेद जताएं, उसके लिए माफी मांगे, जो माफी हमने मांगी थी। और ये बात पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ जो ऐसी घटनाएं हुई जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैंने उनको एक बार किसी टेलीविजन इंटरव्यू में, किसी सार्वजनिक मंच से खेद व्यक्त करते नहीं देखा। पब्लिक के कुछ सवाल हैं और पब्लिक के सवाल में वीरेंद्र का एक सवाल चंडीगढ़ से है, पहले आपको सुनवाती हूं। मेरा क्वेश्चन मनीष तिवारी से है कि हमारे राम मंदिर के बनने में कांग्रेस ने अड़ंगा क्यों उड़ाया है? और जो वो महंगाई की बात करते हैं, 2004 से 2014 तक का परसेंटेज निकाल लीजिए महंगाई में, और 2014 से 24 तक का परसेंटेज निकाल लीजिए। राम मंदिर में इतना अड़ंगा क्यों? कांग्रेस पार्टी कभी राम मंदिर के खिलाफ नहीं रही। कांग्रेस पार्टी का सदा यह मत रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उच्चतम न्यायालय का फैसला हमको स्वीकार होगा। हमने उस उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वीकार किया। देखिए, हमारे दिल में राम है, पर हमारे हाथों को चाहिए काम। हमारी जो लड़ाई है इस राजनीतिक अखाड़े में, वो बेरोजगारी के खिलाफ है, वो महंगाई के खिलाफ है, वो असमानता के खिलाफ है, जो इनकम इनइक्वालिटी है। और इसीलिए हम एक सरकार बनाना चाहते हैं इस देश में जो 140 करोड़ भारतवासियों के लिए काम करे, ना कि एक सरमाएदार के लिए। तो राहुल गांधी जब कहते हैं कि खटाखट ठकाठक गरीबी चली जाएगी, लोग याद दिलाते हैं कि 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। 15 अगस्त 1975 में लाल किले से उन्होंने कहा कि ये कोई जादुई हल नहीं होता, इसका सिर्फ एक जादू नहीं हो सकता, कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि और पक्का इरादा चाहिए इसके लिए। तो मैं पूछना चाहती हूं कि फिर लोगों का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है कि खटाखट उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे अगर कांग्रेस आएगी, सरकार बनाएगी? मैं इसका जवाब दे देता हूं। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब हम मनरेगा की स्कीम लेके आए थे तो ये कहा करते थे ये गड्ढे खोदने की स्कीम है, मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा इस गड्ढे खोदने की स्कीम को बंद कर दूंगा। जब 2013-14 में हमने सरकार छोड़ी थी तो मनरेगा का बजट था 33,000 करोड़।
आज उसी मनरेगा का बजट हो गया है 91,000 करोड़। तो और मनरेगा का मतलब है कि जो लोग सबसे लोएस्ट दिहाड़ी का रेट है उस पे काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष में क्या इस देश में गरीबी में बढ़ी है कि कम हुई है कि आपको मनरेगा का बजट 3 गुना बनाना पड़ गया? और मैं उस लड़के का सवाल का जवाब भी दे दूं, जब हमने सरकार छोड़ी थी 2014 में तो गैस का सिलेंडर 384 रुपए का था। पिछले 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की, कच्चे तेल की और गैस की कीमत गिरती रही तो गैस का सिलेंडर 1300 तक क्यों पहुंच गया? आज पूरा देश महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है, गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आपको मालूम है ना कौन कहा करता था? ये नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जब वहां पे बैठती थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, तो कहती थी गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही महीने में गृहिणी के आंसू बह रहे हैं जब उसको घर का खर्च चलाना होता। आपने सुषमा जी का नाम लिया तो स्वर्गीय सुषमा जी एक और बात कहती थी कि अपने दोस्त ध्यान से चुना करो। और आपने आम आदमी पार्टी का ये जो पहना हुआ है, मुझे आप सिर्फ इतना बता दो कि शराब घोटाला हुआ था कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में कहा था कि हमने सबसे पहले उजागर किया। मैं अजय माकन जी का आपको सुनवाऊं जो उन्होंने और सुषमा स्वराज जी ने जो कहा था, पहले सुषमा जी को सुन लीजिए। नाम लेकर कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता इसी सदन के सदस्य हैं, बल्कि मैं तो उन्हें सलाह देना चाहती हूँ मनीष तिवारी जी को कि आपका राजनीतिक जीवन अभी शुरू हुआ है, पहली बार सांसद बनकर आए हो, थोड़ा भाषा का संयम सीखो। और ये शेर मैंने आप ही के लिए पढ़ा कि दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब ये बताइए आम आदमी पार्टी दोस्त है कि दुश्मन है? क्योंकि जमकर आप लड़ रहे तो थे। इसलिए सुषमा जी ठीक तो कह रही थी, दोस्त है, दोस्त है और कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो ठीक तो कह रहे थे। घोटालों के साथ, घोटालों के साथ देखिए फिर आप उसी बात पे आ गई। मैंने आपको पहले भी कहा था जब आप वो 1,76,000 करोड़ पे उत्तेजित हो गई थी बहुत ज्यादा मैं आपको उत्तेजित होना चाहिए था क्योंकि शराब घोटाला आपकी पार्टी ने उठाया था, मैंने नहीं। देखिए जहां तक मेरा सवाल है, मेरा ये मानना है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। एक आरोप पत्र और चार्जशीट is facts and circumstances as best understood by the investigating officer. It has no more legal efficacy than that. जब ये मामला अदालत में ट्रायल पे जाएगा तब फैसला होगा और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं बेल को लेकर और जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उससे ये साफ दिखाई देता है जिस तरह से राज्यसभा एमपीज पीटे जा रहे हैं। देखिए ऐसा ये है, भी एफआईआर है ना। देखिए अल्टीमेटली ये हर चीज अदालत के पटल के ऊपर टेस्ट होगी और वही जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। मुझे एक बात बताइए, आप शराब घोटाले पर इतनी उत्तेजित हैं, एक शराब घोटाले का जो आरोपी है जिसको ईडी ने अप्रूवर बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको आंध्र प्रदेश में टिकट क्यों दी है, उसके बारे में तो आपने कभी सवाल नहीं पूछा। आप मानते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं? आई नो आपके पास समय का है, पर मोदी जी तानाशाह हैं और आज आप सारी पार्टियां जो जर्नलिस्ट पर प्रहार होते हैं कुछ नहीं कहते हैं, आप तानाशाह नहीं हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि श्री नरेंद्र मोदी तानाशाह है। ये तो आप उनको ये संज्ञा दे रहे हैं, ये तो आप उनको संज्ञा दे रही है। मैं तो ये बात जानता हूं कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रश्न का जवाब लोकसभा में नहीं दिया और पिछले 10 वर्ष में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हो। ये वास्तविकता है। तो और जो सवाल पूछते हैं पत्रकार और उनको मारपीट दिया जाता है, जेल में डाला जाता है। पंजाब एंड हरियाणा को हाई कोर्ट जो जहां हम बैठे हैं वहां वो केस क्वॉश करती है मेरी रिपोर्टर भावना किशोर के खिलाफ,
उस पर आपका कुछ देखिए, ऐसा है कि नविका जी, हम किसी गलत चीज का समर्थन नहीं करते हैं, पर मैं दोबारा आपको यह कहना चाहता हूं कि इस बात पे बहुत गंभीरता से विचार करिए कि बहुत सारे लार्ज सेक्शंस ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया और कॉरपोरेट मीडिया को आज गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों दी गई है। इसमें बहुत गंभीरता से आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। तो चंडीगढ़ में इस बार जीत सुनिश्चित? देखिए नविका जी, हम एक बात मैंने अपने 43 साल के राजनीतिक जीवन में सीखी है कि व्यक्ति को अज्ञानता और अहंकार का उत्कृष्ट सम्मिश्रण नहीं बनना चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अदब और सत्कार के साथ, विनम्रता के साथ लोगों की जाके वोट मांग रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि चंडीगढ़ के लोग मुझे मेरी जन्मभूमि की सेवा करने का मौका देंगे। राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हक। तो अगर सिखों की संख्या 2% है, हक भी 2% ही होना चाहिए। देखिए, हर बयान को तोड़ मरोड़ कर उसको एक गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जो आखिरी व्यक्ति आखिरी कतार में खड़ा है, उस आखिरी व्यक्ति के भी उसी तरह से सेवा होनी चाहिए जैसे कि बाकी जो प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनकी सेवा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। इन द एंड 150 सीट्स फॉर बीजेपी, कांग्रेस की कितनी आएंगी? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनता जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 जून 2024 को इस देश में एक नया सवेरा होगा और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Manish Tiwari. Thank you for joining me on Public Munch, and thank you, audience, for being a wonderful audience. Clap for yourselves. Thank you. Thank you so much.